आज हम स्टेट का जो आधुनिक राज्य हैं, इन आधुनिक राज्यों में जो सबसे महत्व का विषय है, ये विषय है इसमें अधिकारों का। मॉडर्न स्टेट, मॉडर्न स्टेट में हम दो तीन चीज़ों को देखते हैं। जैसे हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है और ये अधिकार है इक्वलिटी, समानता। ये जो समानता का अधिकार है, ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को देने वाला प्रमुख विद्वान कौन सा है? इसके अलावा जो है मॉडर्न डेमोक्रेसी, आधुनिक लोकतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र का जो सिद्धांत है उसे देने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति। उसके अलावा जो है सिविल रिलीजन, जब हम सिविल रिलीजन की बात करते हैं तो इसका मतलब हम कम्युनिटी की बात करें, समुदाय की बात करने वाला व्यक्ति। और इन चीजों के आधार पर मॉडर्न सिस्टम को या मॉडर्न स्टेट को, जो आधुनिक राज्य हैं, इनका स्वरूप जो है वो इमर्ज होता है। जो विश्व के प्रमुख देश हैं जहां पर संविधान शुरुआत में आते हैं, जैसे अमेरिका है, उसका जो संविधान का जो महत्वपूर्ण भाग है या खासकर जो प्रियम्बल वाला हिस्सा है, प्रस्तावना, उन प्रियम्बलों को प्रभावित किया है इस व्यक्ति ने। उसके अलावा जो है फ्रांस में जो है एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई है जिसको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, फ्रांसीसी क्रांति। उसको प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति, ये व्यक्ति है जे रूसो। तो जे रूसो एक महत्वपूर्ण विचारक है जिसने जो है आधुनिक राज्यों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को देने का कार्य किया था। अगर आप जे रूसो की बात करेंगे तो जे रूसो का पीरियड जो है 1712 से लेकर के 1778 के बीच है। इनका जो जन्म है जे रूसो का, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में होता है। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर इन्होंने कई महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। उन तमाम विचारों का प्रभाव आज हमारे वर्तमान व्यवस्थाओं में है, हमारे संविधानों में है, और इसलिए जो है ये एक महत्वपूर्ण वेस्टर्न थिंकर्स माने जाते हैं। जब आप जे रूसो का पार्ट देखेंगे तो इन्होंने जो है जो कंसेप्ट सबसे महत्वपूर्ण दिया था, दैट वाज द इक्वालिटी, समानता। इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी, डिस्कोर्स ऑन अनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी। ये इनकी महत्वपूर्ण जो है पुस्तक है। और इस पुस्तक में इन्होंने जो है इस सब्जेक्ट को समझाया था। 1754 में जो है ये आती है। तो ये जो इक्वालिटी का बात है, आज आप देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारे प्रोविजंस इस इक्वालिटी को मेंटेन हासिल करने के लिए दिए गए हैं। इवन जो है हमारे पास एक फंडामेंटल राइट्स भी है, राइट टू इक्वालिटी। और इसके अलावा आप देखते हैं विभिन्न प्रकार के आरक्षण दिए जाते हैं, या फिर महिला सशक्तिकरण के लिए प्रोविजन दिए जाते हैं। 33% जो है सीट को रिजर्व करने के प्रोविजंस आते हैं, या फिर जो है लोकल गवर्नेंस में जो है 50% सीट्स तक भी जो है उनको दिए जाते हैं। सो दिस ऑल इज टू हाउ टू गेट इक्वालिटी इन सोसाइटी। तो ये जो इक्वालिटी का कंसेप्ट है, ये जो है जे रूसो ने दिया था।
और ये हमारे वर्तमान राज्यों की एक आधारभूत चीज है, ये हम फाउंडेशन बोल सकते हैं। तो ये इनकी पुस्तक है डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, 1754 में जो है आती है। इसके साथ में जो है रूसो ने क्या किया, इन्होंने जो है ये खुद जो है एक समुदाय से प्रभावित थे, स्पार्टा कम्युनिटी, ये उस समुदाय से काफी ज्यादा प्रभावित है। और जैसे आज हम बात करते हैं सिविलाइज सोसाइटी की, कि जो है जब समुदाय होता है तो फिर समुदाय के भीतर रहने वाले लोगों के बीच में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, या फिर जो मॉडर्न स्टेट बने हैं उन तमाम मॉडर्न स्टेटों में हम क्या देखते हैं कि अगर समुदाय के अंदर जितने लोग हैं उन सभी लोगों के बीच में किस तरह के प्रोविजंस होने चाहिए, किस तरह के प्रावधान होने चाहिए। जैसे आज हम उस तरह का जो रोल है वो पूरे एक स्टेट के भीतर देख सकते हैं, एक राज्य के भीतर देख सकते हैं कि एक राज्य के भीतर क्या क्या प्रोविजन होने चाहिए ताकि वो इक्वलिटी का स्टेटस हासिल किया जा सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कहा कि समाज में जब तक सभी समुदाय बराबरी पे नहीं आते हैं तब तक उन्हें रिजर्वेशन देना चाहिए। तो उन्होंने 10 इयर्स प्लान किया था कि 10 साल का आरक्षण दिया जाना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस ऑल कम्युनिटी इन द सोसाइटी एक समान स्तर तक नहीं पहुंच जाते हैं। तो ये उससे प्रभावित थे। और इसी के बाद इन्होंने जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कंसेप्ट भी सुझाया था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का इन्होंने कंसेप्ट दिया था। एक विद्वान है सेबाइन, उन्होंने कहा कि रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार समुदाय की मान्यता को पुनर्जीवित किया। ये जो कम्युनिटी होती है हमारे समाज में उसको फिर से स्थापित करने की आवश्यकता है, और स्थापित उसे तभी किया जा सकता है जब जो है सभी समूहों को एक जैसा अवसर, एक जैसा अधिकार और एक जैसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो रूसो का जो विचार है, इस विचार ने आधुनिक राज्यों को बड़ी रूप से जो है प्रभावित किया है। एक वृहद रूप से जो है इसका प्रभाव हमें यहां पर देखने को मिलता है। इन विचारों में रूसो के और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे ही लेड द ऑफिशियल फाउंडेशन फॉर द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। ये जो राष्ट्रवाद का विषय है, नेशनलिज्म की बात हम करते हैं, ये राष्ट्रवाद का विषय भी इन्होंने सबसे पहले दिया था। अब यहाँ पे जो है नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का जो विषय है वो क्या है, जैसे हम आज की डेट में आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो है युद्ध चल रहे हैं, और इस युद्ध का पहला कारण है नेशन फर्स्ट। अर्थात चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे भारत की बात करें या किसी अन्य देश की बात करें, वर्तमान में सभी अपने अपने देशों को प्रथम मानते हुए अपने संबंधों को, व्यापार को और तमाम चीजों का निर्धारण कर रहे हैं। अब वो दौर गुजरता जा रहा है जब हम जो है पूरे समूह के लिए सोचते थे, और यही कारण है कि जैसे भारत ने 2017 में डी हाइफेनेशन की पॉलिसी लाए थे ताकि वो जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में अपने आप को बैलेंस कर सके, न कि जो है फिलिस्तीन के कारण जो है इजराइल से संबंध खराब कर दे, या फिर न इजराइल के कारण फिलिस्तीन को गंवा सके। यानी हर देश अपनी इस नीति पर आ रहा है। तो जो राष्ट्रवाद का कंसेप्ट है, नेशनलिज्म, वो जो है रूसो ने दिया था, और इसके कारण जो है ये जो बेहतर, समृद्ध और संपन्न और सक्षम राज्य विश्व के अंदर बन रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इन सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा जो है इन्होंने जो है फ्रांसीसी क्रांति को बड़ा प्रभावित किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, और उस रेवोल्यूशन के बाद जो है वहां पर जो है मोनार्कियल सिस्टम की जगह पर एक डेमोक्रेटिक सेटअप एस्टैब्लिश होता है, लोकतंत्र। आप जैसे देखते हैं कि भारत ने लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों से युद्ध लड़े,
संघर्ष किया, विद्रोह किया, और तब जाके जो है 1947 के बाद हमारे पास जो है लोकतंत्र का एक स्वरूप अस्तित्व में आता है। उस स्वरूप के कारण भारत की जो वर्तमान स्थिति है, भारत के लोगों की जो बेहतरी है, वो संभव हो सकी है। तो कहीं ना कहीं इन विचारकों ने इन तमाम चीज़ों की फाउंडेशनों को डाला। तो रूसो से जो है फ्रांस की क्रांति भी काफ़ी प्रभावित थी। उसके अलावा जो है द इनलाइटनमेंट एरा रिवोल्टेड अगेंस्ट द लॉजिक एंड रीजन, ही सेड द वाइज मैन इज अ फॉलन क्रिएचर। इन्होंने जो है उस दौर में जब जो है तर्क और विवेक का विषय था, उस प्रबोध काल में जो है विद्रोह किया, और इन्होंने कहा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति वो जो है पतित प्राणी के रूप में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाइज मैन है, इस वाइज मैन का, इस बुद्धिमान व्यक्ति का जो एक तरीका होना चाहिए वो वैसा है नहीं। इसका मतलब ये आज भी हम बोलते हैं, जैसे हम कई बार कहते हैं कि कोई विषय उठता है और उस विषय में हम ये देखते हैं कि कई सारे जानकार लोग, समझदार लोग चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो वैसी अवस्था में ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति तो पतित है, इसके बस का कुछ है नहीं, ये सिर्फ ज्ञानी तो है परंतु उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। कई बार ऐसे आते हैं, कई दफ़ा ऐसा आता है जब ऐसी प्रतिक्रिया आनी चाहिए सक्षम, योग्य और बुद्धिमान लोगों की तरफ से। तो इनका कहना यही था उस दौर में, और ये जो एक इनका जो कथन था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, आज के दौर में भी जो है लागू होता है। जब ये कहते हैं कि इस समस्या के समय पर क्यों नहीं बोल रहे वो तमाम लोग जो बाकी समय पर कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो वो दौर भी था। इसका मतलब ये है, और ये सभी तरह के समाजों की स्थिति है, कि क्यों जल्दी से किसी समाज में परिवर्तन नहीं होता, या क्यों गलत चीज़ों का विरोध जल्दी से नहीं होता, या क्यों गलत चीज़ें समय पर नियंत्रित नहीं होती। उसके कारणों में एक कारण ये भी है कि उस समाज के जो जानकार लोग हैं, जिन्हें पता है कि गलत क्या होता है, सही क्या होता है, क्या होना चाहिए, ये सभी अपनी समय पर आवाज़ नहीं उठाते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत टारगेट हो जाऊंगा इस चीज़ का, क्योंकि जो विरोधी हैं वो गलत लोग होते हैं, और ये जो गलत लोग होते हैं ये जो है डरते नहीं हैं, और इसीलिए फिर इनका विरोध कोई करता नहीं है। परंतु विरोध अगर वो नहीं कर रहा है जिसे पता ही नहीं है तो वो बात हो सकती है, परंतु जिन्हें पता है वो भी नहीं विरोध कर रहे हैं तो वो समस्या है। और इसीलिए कहते हैं कि जागरूक व्यक्ति का होना आवश्यक है। ये ऐसे लोग हैं जो अपने समय विशेष के जागरूक लोग के साथ साथ में बुद्धिमान लोग भी हैं, और तब इनका जो है व्यंग्य बाकी लोगों पर है जो जानकार हैं परंतु विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक व्यवस्था का हिस्सा है, और व्यवस्था के हिस्से का विरोध करेंगे तो क्या होगा, प्रतिरोध होगा। आप देखते हैं कई बार वर्तमान समय में क्या होता है, जो ईमानदार अधिकारी होते हैं, ईमानदार नेता होते हैं, उन्हें अपनी ईमानदारी के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। जो बेईमान होते हैं उन्हें फायदा हो जाता है, परंतु व्यवस्था ऐसी नहीं चलती है। तो रूसो ऐसी आवाज उठाने वाला भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इन्होंने कहा जो नेचुरल राइट्स हम पीछे बात कर रहे थे, हम जो है जॉन लॉक के समय पर जो है प्राकृतिक अधिकारों की बात कर रहे थे, तो इन्होंने कहा नेचुरल राइट्स हैव नो प्लेस इन रूसोज आइडियाज, यानी इनके विचारों में वो प्राकृतिक अधिकार ये नहीं मानते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स डाइड इन रूसोज हैंड्स। तो रूसो उन प्राकृतिक अधिकारों की बात नहीं करता था जो हमने जॉन लॉक के समय पर पढ़े थे। जॉन लॉक क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति पैदा जब होता है तो उसके पास स्वतः ही कुछ क्या आ जाते हैं, अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरह के अधिकार आ जाते हैं, और इनको हम नेचुरल राइट्स कहते हैं। ये जे रूसो कहते हैं कि ऐसा कोई अधिकार नहीं है। अर्थात जैसे जो है जॉन लॉक के इस विचार का विरोध कई सारे विद्वानों ने किया था, उसी तरह से हम जो है
इनको ही मान सकते हैं कि ये भी इस तरह के प्रावधानों को जो है सपोर्ट नहीं करते थे। अन्य जो विद्वान थे उनका मानना ये था कि पहले राज्य होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए। जब स्टेट बन जाएगा तब अधिकारों की बात हो सकती है, और अधिकार पहले आ गए और राज्य बना ही नहीं है तो अधिकारों की सुरक्षा कौन करेगा, उन्हें दिया कैसे जाएगा और कैसे जो है उन्हें जो है मैनेज किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये भी इन प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं करते थे। इनके जो विचार थे, ये विचार जो है कई महत्वपूर्ण थे, और कई सारे देशों का जो प्रियम्बल है, जैसे अमेरिका की संविधान की प्रस्तावना है, वो जो है इनसे प्रभावित है। और आपको पता है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है, अमेरिका के। और अमेरिका की संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है, जे रूसो। तो कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो बातें हैं, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने, ये इस तरह का जो विषय है वो यहां से भी प्रेरित है रूसो के विचारों से। ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ जैकोबिन एंड ब्लागिज्म। ये जो है दो विचारधाराएं हैं या दो सिद्धांत हम कह सकते हैं, जैकोबिनवाद। और जब आप जो है नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ते हैं इतिहास में, महान एक शासक के रूप में, तो ये इस शब्द को आप उनके साथ भी सुनेंगे, जैकोबिनवाद। और दूसरा इसमें ब्लागीवाद। ये दोनों चीजें क्या है, जब आप जैकोबिनवाद कहते हैं तो फ्रांस में ये एक क्लब था जैकोबिन जिसका नाम था, और इसके नेता थे रोबेस्पियर। रोबेस्पियर जो है जैकोबिनवाद क्लब के उन्होंने जो है इसे बनाया था। तो इस क्लब का क्या कंसेप्ट था, इस क्लब के अनुसार क्रांति अपरिहार्य है और यह किसी भी साधन द्वारा की जाएगी। इसका मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि फ्रांस में क्रांति हुई थी, जैकोबिनवाद उस चीज को समझा रहा है कि क्रांति हर हाल में होनी है, रेवोल्यूशन हर हाल में होना है, और किसी भी साधन से हो सकता है। तो रूसो इसके जैकोबिनवाद और ब्लागिज्मवाद के संस्थापक माने जाते हैं। जब आप इस कंसेप्ट को देखेंगे तो ये जो जैकोबिनिज्म है, ये क्या है, ये एक तरह का फ्रेंच क्लब है, फ्रांसीसी क्लब है। इस फ्रेंच क्लब के जो नेता है वो है रोबेस्पियर। और इस क्लब का कहना क्या है, इनका विचार क्या है। हमने कहा विचार ही तो राजनीतिक विज्ञान में महत्वपूर्ण होते हैं। इन विचारों की बदौलत बड़ी बड़ी चीजें जो है स्थापित हो जाती हैं। जैसे आज आप विश्व की जियोपॉलिटिक्स देख रहे हैं, दुनिया की जो राजनीति देख रहे हैं, बिल्कुल बदलती जा रही है। भारत की जो जियोपॉलिटिक्स है अन्य देशों के साथ में, वो पूरी तरह से बदलती जा रही है। तो ये जो चीजें हैं, इनकी शुरुआत कैसे होती है, तो इस जैकोबिनवाद के अंदर क्या बोला गया, रेवोल्यूशन वाज इनएविटेबल एंड वुड बी कैरीड आउट बाय एनी मीन्स। अर्थात क्रांति अनिवार्य है और यह किसी भी साधन के द्वारा शुरू की जाएगी। इसका मतलब यह है कि क्रांति होती कब है, रेवोल्यूशन कब होता है। क्रांति दो ढंग से होती है, जब कोई व्यवस्था अपनी ऐसी स्थिति में आ जाती है कि अब उसको और ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, वो अपने चरम पे पहुंच गया है, यानी उसने अति कर दी है। तो उस अति व्यवस्था के खिलाफ क्या किया जाता है, क्रांति हो जाती है, विरोध हो जाता है और वो व्यवस्था खत्म कर दी जाती है। फ्रांस में इस तरह की शुरुआत हुई थी राजशाही के खिलाफ। और दूसरी क्रांति वो होती है कि जब हम अपने समस्त साधनों का इस्तेमाल करके किसी एक चीज को बेहतर बना देते हैं, अच्छा बना देते हैं, वो भी क्रांति है। जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, व्हाइट रेवोल्यूशन किया। तो इस क्लब का मानना ये था, विचार ही तो महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कि जो है हाल ही में नेपाल में जो है
पूरी सरकार बदल गई है, नया चुनाव भी हो गया है और वहां एक नई पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता में आ गई है। नेशनलिस्ट फ्रीडम पार्टी है और राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी। तो नेपाल में एक नई सरकार बन रही है, नए प्रधानमंत्री बन रहे हैं, यंग लड़के हैं अभी। सो व्हाट इज दिस? ये थॉट है जेन जी, जो नई पीढ़ी का जो कंसेप्ट है वो वहां पे। तो ये भी अपने समय के इसी तरह के लोग हैं जिन्होंने इस तरह के विचार देकर बड़े बदलाव की फाउंडेशन डाली। तो क्रांति अनिवार्य है और ये किसी भी साधन से आएगी। ये जो विचार है ये महत्वपूर्ण है और रूसो ने इस विचार को दिया। दूसरा इसमें जो है ब्लागिज्म या ब्लागीवाद है। ब्लागीवाद, इसके जो फाउंडर थे लुइस ब्लागी थे, उन्हीं के कारण इसको जो है ब्लागिज्म बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था? ही प्रपोज अ थ्योरी ऑफ आर्म्ड एंड सीक्रेट। इन्होंने सशस्त्र और गुप्त क्रांति का सिद्धांत दिया। अब हम कह रहे हैं कि किसी भी व्यवस्था में पूरी तरह से परिवर्तन करने के लिए क्रांति की जरूरत पड़ती है और जब क्रांति होती है तो बहुत तरह की होती है। कुछ ब्लड शेड क्रांतियां होती हैं, कुछ बिना उसकी होती हैं। रक्त क्रांति है, रक्त रंजित क्रांति है, रक्तहीन क्रांतियां। तो यहां पर जो है ब्लागिज्म वाद का कंसेप्ट क्या है? आर्म्ड एंड सीक्रेट रेवोल्यूशन, जो फ्रांस में जो चला था। तो इन्होंने जो है इस सिद्धांत को दिया था और इन्होंने कहा था द रेवोल्यूशन वुड बी लेड बाय ए स्मॉल एलाइट ग्रुप। तो इन्होंने कहा था कि क्रांति एक छोटे और विशिष्ट वर्ग के द्वारा संचालित की जाएगी और ये हमेशा होता है। भारत में भी ब्रिटिश काल में जो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे वो निश्चित रूप से एक छोटे और विशिष्ट समूह ने किए और ये जिम्मेदारी हमेशा समाज के किसी एक समूह की रहती है जब भी समाज में ऐसी समस्या आती है। आप जो है देखते हैं कि जो है नस्लवाद के खिलाफ क्रांतियां चली हैं और उसके कारण नस्लवाद आज की डेट में रेसिज्म खत्म हो चुका है, या फिर जो है किसी अन्य प्रकार की समस्या के खिलाफ क्रांतियां चली हैं। तो फ्रांस में ये विचार देने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं। यहां पर एक विद्वान है, इन्होंने जो है इनके बारे में जो है कहा है, क्या कहा है इन्होंने? ये क्या कह रहे हैं? वेपर स्टेट्स दैट ही इज एन ethics enthusiastic apostle of the region who did more than most thinkers to pave the way for an age of reason। वेपर जो एक विद्वान है, ये क्या कह रहे हैं रूसो के बारे में कि अपने समय के जितने उस दौर के विद्वान थे, रूसो ने उनसे ज्यादा किया है या फिर जो अपने विचारों को दिया है या उसको वास्तविकता में जो है परिवर्तित किया है। तो रूसो को हम इस तरह से मान सकते हैं कि वास्तव में सामाजिक बदलाव के लिए किन चीजों का होना जरूरी है और उसके लिए फिर वास्तव में उतना क्या किया जाना चाहिए, ऐसा विचार जो है हम रूसो की तरफ से देखते हैं उस दौर में, और इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं वेपर। इनको हम एक रोमांटिक थिंकर के रूप में भी मानते हैं। किसको? रूसो को। व्हाट डज मीन्स रोमांटिक थिंकर? इनके जो विचार थे, रूसो के जो विचार थे, वो अत्यधिक जो है नैतिकतावादी यानी मॉरलिस्टिक और आदर्शवादी यानी आइडियलिस्टिक होते थे और उसमें जो है वर्तमान समाज की बुराइयों को परिवर्तित करके एक आदर्श समाज के निर्माण का विचार वो हमेशा देते थे। तो कोई भी खराब चीज को अगर सुधारना है, जैसे आप
देखते हैं कि आप लोग पढ़ाई करके एक बड़े पद पर आएंगे, तो उस पद पर आने के लिए आपके विचारों का प्योर होना जरूरी है, तभी जाके आप उस पद पर रह करके शक्ति का सही इस्तेमाल करेंगे। अन्यथा जो है भ्रष्ट भी हो सकते हैं, और ऐसा देखने को मिलता भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो थिंकर्स थे ये भी मानते थे कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए, और इन तरह के विचारों का प्रभाव पश्चिमी समाज पे समय पर पड़ा, और बाहर के लिए तो जैसे भी हैं परंतु अपनी व्यवस्था के लिए वो उपयुक्त हो गए। और यही कारण है कि वो अपनी सामाजिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था उनकी खुद की अच्छी है, अपने लिए तो अच्छे हैं पश्चिम के देश, अपने नागरिकों के लिए, अपने समूह के लिए, अपने समाज के लिए। दूसरों के लिए ना हो डजेंट मैटर, क्योंकि चीजें जो है राज्य के लिए ओरिएंटेड होती हैं, अपने राज्य के लिए होती हैं। कोई भी राज्य अपने राज्य की पहले सोचेगा, तो यही चीज थी। तो इनके आधार पर कि ये बहुत ज्यादा नैतिकतावादी थे, बहुत ज्यादा आदर्शवादी थे, इसलिए इनको जो है रोमांटिक थिंकर के नाम से जो है जाना जाता है। और इन्होंने जो है सोशल एग्रीमेंट पर भी अपने विचार दिए थे, सामाजिक समझौता। तो हमने पीछे जो है हॉब्स के बारे में पढ़ा था, जॉन लॉक के बारे में पढ़ा था, इन सभी ने सामाजिक समझौतों की बात की है कि जो है राज्य अस्तित्व में कैसे आ रहा है, उसमें समाज के लोग जो उसके हिस्से हैं वो आपस में समझौता कर रहे हैं, समझौता करने के बाद किसी एक चीज पर एग्री हो रहे हैं, और फिर उस चीज के हिसाब से राज्य में कोई नई चीज पनप रही है। आज भी यही हो रहा है। जैसे हम कह रहे हैं कि आज की डेट में चुनाव होते हैं, चुनाव के माध्यम से सारी देश के अंदर सारे समूह समझौता एग्री होते हैं, और फिर जो है जो सरकार आती है वो नियम कानून ला करके उस पूरे राज्य को संचालित करती है। इसी प्रकार का विषय आपने जो है पीछे पढ़ा था, जब हमने जो है चाणक्य के विचारों को पढ़ा था, मनु के विचारों को पढ़ा था, प्लेटो के विचारों को पढ़ा था, सुकरात के विचारों को पढ़ा था। इन तमाम विद्वानों ने इन सामाजिक समझौतों के महत्वों को इंगित किया था, और आज भी इनका महत्व है। आज भी जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज कोई नई व्यवस्था बननी चाहिए, तो पूरे समाज में चर्चा की जाती है, बहस की जाती है, विचार मांगे जाते हैं, फिर जो है संसद के माध्यम से सभी प्रतिनिधियों के माध्यम से एग्री होते हैं, और फिर वो देश पे लागू कर दिया जाता है। तो ये क्या है? एक तरह का सामाजिक समझौता है। इस तरह पर इस पे इन्होंने कहा था कि जो है रूसो और हॉब्स और लॉक की तरह सामाजिक समझौतों का सिद्धांत दिया, और राज्य की उत्पत्ति, उसका स्वभाव, ये सारी चीजें इन्होंने बताई। तो राज्य जो आज आ रहा है, जैसे हम कह रहे हैं कि ये फलाना देश इतना इतना इस एरिया के अंदर है, तो इसके अंदर जो है लोग हैं, पहले तो इसके अंदर जो है यहाँ के लोग भी थे, यहाँ के लोग भी थे। यानी जब मौर्य साम्राज्य था भारत में, तब मौर्य साम्राज्य के अंदर तो भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल तक था। तो इसका मतलब सामाजिक समझौता इस पूरे समूह के अंदर रहा होगा। आज जो है ये सारा घट करके इतने पे आ गया, या हो सकता है कल को बढ़ के फिर ये बाहर तक चला जाए। आज तक जो है ये बाहर के लोग क्या हो रखे हैं, दुश्मन हो रखे हैं भारत के। कल को अगर जो है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट बन जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप, जब भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं हम, तो हम बात कर रहे हैं सारे पड़ोसी देश उसी के अंदर है, यानी भारत के अंदर। इसका मतलब नेपाल भी इसके अंदर है, पाकिस्तान भी इसके अंदर है, ये तमाम जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आ जाएंगे। तो ये सारे एक दिन एक जैसी व्यवस्था के अंदर रह सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या हो जाएगा, सामाजिक समझौता, सोशल एग्रीमेंट। तो इस तरह के एग्रीमेंटों से ही राज्य की उत्पत्ति होती है। तो शुरुआत में समाज के बीच में जब कोई कॉमन चीज डिसाइड हुई होगी, तो लोगों ने आपस में क्या किया होगा, समझौता किया होगा, और फिर जो है वो एक नई चीज के लिए क्या हुए होंगे, तैयार हुए होंगे, और नई व्यवस्था बन गई है। तो वो चीजें जो है इन्होंने प्रस्तुत की। इसके अलावा जो है रूसो ने ह्यूमन नेचर एंड नेचुरल स्टेट, मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था, इसके बारे में जो है अपने विचार दिए थे।
तो इसमें जो है रूसो ने क्या बताया था, रूसो ने कहा कि मनुष्य के स्वभाव पशु के समान है, यानी पशुवत। जो मनुष्य है वो पशु के समान है, वह न तो अच्छा है और ना ही बुरा है, और वो प्राकृतिक रूप से पशुवत रहता है। एक जर्नल थॉट है ये मनुष्य के स्वभाव का। और जब मनुष्य के इन स्वभावों को समझा जाएगा, जाना जाएगा, तो उसके बाद से जो है फिर जो है चीजें सोची जा सकती हैं। तो रूसो ने इस तरह से व्यक्ति को कहा कि ये व्यक्ति एक नोबल सैवेज या भद्र पशु की तरह है। और भद्र पशु का मतलब यह हुआ कि स्वतंत्र। इसका मतलब आदमी स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब जिस पे बंधन नहीं है। और आप देखते हैं कि आज हमारा समाज या डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर ऐसी स्वतंत्रताओं पर बार बार बात हो रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन दिया, और वो क्या दिया, राइट टू डाई, यानी मरने के अधिकार की स्वतंत्रता पर बात हुई। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किसी भारतीय को पैसिव इथोनेसिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु ग्रांट की है, पहली बार। चलने के लिए तो ये प्रावधान जो है 2010 से चर्चा में है, परंतु जब सीधा किसी को दिया जा रहा है तो वो कल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को जो डिफाइन कर रहा है वो किस शब्द के अंदर कर रहा है, स्वतंत्रता, यानी मरने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 के अंदर ही इसे इंगित किया गया है कि जिस तरह से जीना डिग्निटी के साथ में मनुष्य की स्वतंत्रता है, यानी बिल्कुल जो है सम्मान के साथ में जीना, इसी प्रकार से सम्मान के साथ में व्यक्ति का मरने का अधिकार भी है। तो वो जो स्वतंत्रता शब्द है वो इसके इर्द गिर्द घूमती है। इस शब्द को रूसो वहां समझाता है कि स्वतंत्रता यानी मनुष्य जो है पशुवत है और वो स्वतंत्र है, अर्थात वो अपने हिसाब से जिएगा रहेगा। हालांकि सामाजिक व्यवस्था के अंदर कई सारे नियम प्रावधान होते हैं, और मरने का मतलब ये नहीं कि हर कोई इसकी मांग कर दे, परंतु अगर कोई ऐसे दर्द में, ऐसी पीड़ा में, ऐसी समस्या में बरसों से जो है गुजर रहा है, तो उस व्यक्ति की पीड़ा रोज अगर उसको परेशान करती है तो कहीं ना कहीं उसकी स्वतंत्रता या उसका अधिकार क्या हो रहा है, वायलेट। और उसको रिटेन करना है तो उसको जो है सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार भी प्राप्त है। और यही कारण है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पहला डिसीजन भारत के अंदर दिया जब किसी व्यक्ति को उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा करके उसकी इच्छा मृत्यु पूरी हो जाएगी। तो इन चीजों को आप जब रिलेट करेंगे तो यहां से जो है निकल कर आएंगे। और पहली बार इन लोगों ने इन बिंदुओं को दिया था तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने नोबल सैवेज यानी भद्र पशु की जो है संज्ञा दी थी। तो ये जो जैसे हमने कहा कि स्वतंत्रता हो गया, राष्ट्रवाद हो गया, समानता हो गया है, ऐसे तमाम विचारों की उत्पत्ति हम वेस्टर्न थिंकर्स जे रूसो के माध्यम से देखते हैं। और हमारे वर्तमान समाज में, वर्तमान सिस्टम में, या फिर जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण लॉ हैं जिनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उनके अंदर इन विचारों की भरपूर मात्रा में जो है प्रयोग हुआ है विभिन्न प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए। क्लियर है? कोई क्वेश्चन, डाउट यहां से, कंफ्यूजन, कुछ पूछना है इसमें से?